नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मृगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रमेश महिला कॉलेज सहरसा। आज आप लोगों के बीच थोड़े लंबे समय अंतराल के बाद मैं फिर से अपने इस YouTube चैनल पर अपनी सक्रियता निभाने जा रहा हूं, जिसमें आप सबों का सहयोग अपेक्षित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने में सक्षम हो पाएंगे कि UGC नेट, जो कि मेरा मूल उद्देश्य होता है, UGC नेट का पेपर 2 एजुकेशन पेपर जो है, इसके अंतर्गत यूनिट 3 जिसमें लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस को डील करना है, इसे हम लोगों को समझना है। और इसके अंतर्गत हम लोग अभी पर्सनालिटी चैप्टर जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें ये हमारा पर्सनालिटी के ऊपर चलने वाला वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो ये होगा। चूँकि पर्सनालिटी एक छोटा सा चैप्टर है नहीं, पर्सनालिटी अपने आप में साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और हमारे UGC नेट के सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ना है, कार्ल रोजर को पढ़ना है, गॉर्डन एल्बर्ट को पढ़ना है, मैक्स वर्दिमर को पढ़ना है और कर्ट कोफका को पढ़ना है। तो 4-5 साइकोलॉजिस्ट के अनुसार से पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, इनको हमें जानना समझना है, गहराई से समझना है, विश्लेषणात्मक तरीके से समझना है, जिससे कि हम अपना UGC नेट को क्रैक कर सकें। और उसके लिए हवाई बातें नहीं चलेगी। जब तक आप कंप्लीट ज्ञान नहीं रखते हैं, जब तक आप विश्लेषणात्मक ज्ञान नहीं रखते हैं, तब तक किसी भी एग्ज़ाम को पास करना कठिन होता है, और ख़ासकर UGC जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना और कठिन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि सिलेबस जो पर्सनालिटी के ऊपर है यूनिट 3 में एजुकेशन पेपर का, जो मेरा पेपर 2 है, उसमें पर्सनालिटी के ऊपर क्या पढ़ना है। तो डेफिनीशन एंड थ्योरीज किनके पढ़ना है, तो सिगमंड फ्रॉइड महोदय का, कार्ल रोजर का पढ़ना है, गॉर्डन एल्बर्ट का पढ़ना है, मैक्स वर्दिमर का पढ़ना है और कर्ट कोफका का पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये कुल 5 साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके ऊपर सीधे तौर पर या सीधे क्वेश्चन हमें UGC नेट में पूछा जाएगा। इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि बाकी जो साइकोलॉजिस्ट ने, चाहे वो कैटल हो या आइजेंक हो या SR मदी हो, इन्होंने जो पर्सनालिटी के ऊपर अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं उसे हमें नहीं जानना चाहिए, उसे भी समझना है, लेकिन विशेष रूप से इन 5 साइकोलॉजिस्ट को हमें जानना होगा। सो फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्शन वीडियो कंटेंट में या के माध्यम से आप लोगों को हम पर्सनालिटी के डेफिनीशन को समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पर्सनालिटी एक ऐसा टर्म है जो ऐसे सामान्यतः आप किसी बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ होगा कि पर्सोना, व्हिच मीन्स मास्क, मुखौटा आदि बातें लिखी हुई होती है। लेकिन यदि हम हिंदुस्तान के संदर्भ में पर्सनालिटी का विश्लेषण करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो मानव सभ्यता जब से है, व्यक्तित्व तभी से है। व्यक्ति का ही व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है तो व्यक्तित्व नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है। एनिमल साइकोलॉजी कहता है प्रत्येक एनिमल का भी अपना एक पर्सनालिटी होता है, उसका भी अपना एक मुखौटा होता है। लाइक आपके घर में यदि गाय है, गाय एक पालतू जानवर है, और गाय के किसान जो रोज उन्हें चारा देने का काम करते हैं, उस किसान को देखते ही वो गाय आवाज लगाने लगती है। या गाय के जब दूध निकालने का वक्त होता है सुबह शाम, तो वो गाय आवाज लगाती है। कोई गाय ऐसी होती है कि गाय के दूध निकालने के वक्त में वो पैर चलाती है, कोई गाय ऐसी होती है कि दूध निकालने के वक्त पैर नहीं चलाती है।
ये उस गाय का पर्सनालिटी है। हम घरों में पेट एनिमल, पालतू जानवर, कुत्ता को रखते हैं। अपने मालिक को देखते ही भौंकना, दूम का हिलाना, वो उस कुत्ते का पर्सनालिटी है। और ड्यू टू पर्सनालिटी ही कोई कुत्ता 4 व्हीलर कार में, करोड़ों रुपए के कार में घूमता है, और ड्यू टू पर्सनालिटी कोई कुत्ता सड़क के बगल में पत्थर खाते रहता है। ड्यू टू पर्सनालिटी। तो वो हो गया एनिमल पर्सनालिटी। इवन आप बॉटेनिकल पर्सनालिटी में भी आ सकते हैं। गार्डन में, बगीचा में एक ही किस्म का पौधा, मान लीजिए एक ही गुलाब है, और वो गुलाब अलग अलग मिट्टी में अगर लगा हुआ हो, तो उस दोनों का भी वृद्धि और विकास अलग हो जाता है। किसी में फूल बड़े खिलते हैं, किसी में फूल छोटे खिलते हैं, जबकि एक ही नस्ल, एक ही किस्म का गुलाब है। ये उस पौधे का पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी इज अ नॉट जनरल टर्म, इट्स टू मच ब्रॉडर। जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ, पर्सनालिटी तभी से बना हुआ है। और चूंकि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम यहाँ पर सनातन धर्म को मानते हैं। हम किसी धर्म विशेष का ना तो कटाक्ष करते, ना समर्थन करते। बस एक चीज़ है, सारी दुनिया इसको मानती है कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सबसे पुराना है। इवन इफ दुनिया की सबसे पुरानी धर्मों में से हिंदू धर्म है। और यहाँ पर इस सनातन धर्म में गीता को एक कर्म शास्त्र भी माना जाता है। गीता में एक मनुष्य को मनुष्य बनने का ज्ञान दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? संपूर्ण गीता 18 अध्याय में जो वर्णित है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद स्थापित है, उस पूरे संवाद में एक वर्ड निकल के आता है, और उस शब्द का नाम है एडजस्टमेंट। अर्जुन को यह लगता है कि सामने खड़ा जो दुश्मन है वो मेरे दादा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरे नाते हैं, मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कुलगुरु हैं। हम उनके ऊपर बाण कैसे चलाएं? सिंपल क्वेश्चन है। और श्री कृष्ण उनसे वही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण का दिया हुआ प्रत्येक उत्तर जो है, वो युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा का कैसा चरित्र होना चाहिए, उसके विषय में वो बखान करते हैं। तो गीता का एक एक शब्द क्या है? हाउ टू मेंटेन पर्सनालिटी। उसमें सारी बातें लिखी गई है। यूं तो गीता रण क्षेत्र में कहा गया है, लेकिन वो पूरे जीवन क्षेत्र में आ जाता है। यूं गीता देखने पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, लेकिन वो गीता पूरे मानव सृष्टि के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, और वो कुछ नहीं है, वो केवल पर्सनालिटी है। चूंकि पर्सनालिटी का मैंने पहला ही शब्द शुरू किया, मुखौटा, नाटक। लियो टॉल्स्टॉय का कहना था, जिंदगी एक रंगमंच है। यहां हम सभी को नाटक करना होता है। पर्सनालिटी क्या है? एक नाटक है। एक पुरुष
अपने मां के सामने बेटे के रूप में नाटक करता है, वही पुरुष अपने बहन के सामने एक भाई का रूप ले लेता है। अब जो भी है मां के साथ हुआ वो भाई के साथ ना, बहन के साथ नहीं होगा, भाई के साथ नहीं होगा। वही व्यक्ति जब शर्ट पैंट टाई लगा करके चलता है अपने कार्य क्षेत्र में, सपोज टीचिंग है, वहां पर टीचर के रूप में नाटक करता है। व्यक्ति वही है, परिस्थिति बदली, परिवेश बदला, प्रक्रिया बदल गई। 3P, परिस्थिति, परिवेश, प्रक्रिया। जैसी परिस्थिति हुई, जैसा परिवेश हुआ, वैसा प्रक्रिया हुआ। मां के सामने वह सज्जन नखरा कर रहा होता है, यूं भले बेटा जवान हो जाए, मां के सामने बच्चा ही रहता है, और वहां पर वो मां के सामने उस प्रकार का नखरा किया, बहन के सामने उस प्रकार का नखरा किया। विद्यालय आने पर, स्कूल कॉलेज जाने पर एज ए टीचर वहां अपना एक गट्स, अपना एक ईगो लेकर के चलता है। और इसी ईगो को सिगमंड फ्रॉइड ने विश्लेषण किया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी क्या है? प्रत्येक परिस्थिति में आदमी अपना रोल प्ले करता है, वो नाटक करता है परिस्थिति के हिसाब से। एक ही हीरो है, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाते हैं, वो उनका उस फिल्म में पर्सनालिटी है। तो इसीलिए मैं गीता के कुछ वाक्यों को लेके आ रहा हूं, जिसमें से जो लॉर्ड कृष्णा कहे हैं, पहला वाक्य है, आवर बॉडी इज मॉर्टल वाइल द सोल इज इमॉर्टल। मेरा शरीर जो है वो नाश्वर है, पर आत्मा जो है वो क्या है? अमर है। अब जिस व्यक्ति को ये जानकारी मिल गई, जो व्यक्ति इस बात को रियलाइज कर लिए, वो क्या करेंगे? वो इस भागम भाग के दौर में कम से कम बुरा व्यवहार ना करेंगे। और वो जब बुरा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो उनका व्यक्तित्व होगा कि भाई ये अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी के नाम से जाने जाएंगे, वो अच्छे आदमी के नाम से जाने जाएंगे। और जो बुरा करेंगे वो बुरे व्यक्ति के नाम से जाने जाएंगे। इसलिए मैंने गीता के शब्द को लिया है। दूसरी बात है, डू नॉट डाउट, और विश्वास नहीं होनी चाहिए किसके ऊपर? अपने कर्म के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर। और विश्वास नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, वही आपका पहचान होता है। ये गीता में कहे हैं श्री कृष्ण ने। तीसरा है, ऑलवेज कीप कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रण में रखना। जब आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, नियंत्रण मीन्स व्हाट? हो सकता है क्लासरूम में स्टूडेंट कुछ उदंडता कर दिया हो, और एज ए टीचर आप लगे उसको थप्पड़ मारने लगे, उसको भला बुरा कहने लगे। अब क्या हुआ? आपका व्यक्तित्व वहां पर गलत साबित होता है, क्योंकि एज ए टीचर आपको भावनात्मक रूप से बच्चे को कंट्रोल करना, ना कि स्लैपिंग, ना कि उसे मार कर। तो इसीलिए कहते हैं गीता में श्री कृष्ण, ऑलवेज कीप कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करना है, नियंत्रण में रखना है। कंट्रोल योर डिजायर, आप अपनी चाहत पर भी लगाम दें। चाहत रखना ये अच्छी बातें हैं, लेकिन नियंत्रण से परे चाहत वो बुरी बात है। एक शिक्षक के रूप में हमारी चाहत ये होती है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाएं, हमारे बच्चे सफल हों, ये चाहत सही है। अब इसमें
कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने व्यवहार से नीचे उतरकर और कुछ ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, वगैरह वगैरह के लिए, जो अनुचित है। और वो इसलिए नंबर बढ़ाते हैं कि बदले में उन्हें कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ आर्थिक अपेक्षाएं हैं जो एकदम से गलत है। तो इच्छाओं के ऊपर हमें नियंत्रित रखना चाहिए। अब यहीं पर एक अच्छे व्यवहार कुशल और एक व्यवहारहीन दो कैटेगरी, दो क्लासिफिकेशन होगा। देन डू नॉट बी सेल्फिश। हमारा जन्म क्यों हुआ है? मेरा जन्म का उद्देश्य है दूसरों को सुख पहुंचाना, क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों में फिर आपकी उत्पत्ति क्यों हुई? आपकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि आप भी इन बहुत सारे लोगों के भीड़ में दूसरे को मदद करें, दूसरे के लिए, दूसरे के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। ठीक है? डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना। यहीं पर पर्सनालिटी का फिर डिसीजन होता है, अच्छा पर्सनालिटी और बुरा पर्सनालिटी। किसी भी परिस्थिति में हम डट के खड़े रहे, ये मेरा व्यक्तित्व है। स्कूल में आज सहकर्मी शिक्षक नहीं आए, 3 घंटे मुझे ही लेना हुआ, कंटिन्यू 3 घंटे हम क्लास में। प्रिंसिपल कल से मुझे समझेगा यह डिवोटेड स्टूडेंट है, डिवोटेड टीचर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 घंटे कंटिन्यू लिया। और उसी में हम कहें हम तो शिक्षक हैं, हम एक पीरियड लिए, हम अपना पीरियड लेकर के चले जाते हैं, अब हम नहीं पढ़ाएंगे। वहां पर आपका व्यक्तित्व तो गलत साबित हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मिली है, उसे स्वीकार करना है और उसके आगे बढ़ना है, जिम्मेवारी पर विजय प्राप्त करना है। डू योर बेस्ट एंड डू नॉट वेरी अबाउट द रिजल्ट। आप अपना बेहतर प्रदर्शन करें, फल की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि आपको जो ये कर्म करने के लिए मिला है, यही तो फल है। अगर आप मान लीजिए एक शिक्षक कहे कि हम पढ़ा रहे हैं, हमको वेतन नहीं मिला, हमको ही नहीं मिला, वो नहीं मिला, ट्यूशन फीस नहीं मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मित्र, आप मुझे जरा बताएं कि यदि हम पढ़ाने का काम नहीं कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते? हो सकता है कहीं हम चोरी कर रहे होते, कहीं हम डकैती कर रहे होते, कहीं छिनतई कर रहे होते। ऐसे परिस्थिति में क्या होती? हमें हथकड़ी लग जाता, हम जेल के अंदर बंद होते। जब सलाखों के अंदर बंद होते तो क्या आप मुझे ऑनलाइन सुन पाते? क्या आप मुझे इस YouTube चैनल पर मुझे देख पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि सलाखों के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग बंद हैं जिन्हें लोग नहीं सुन पाता। हालांकि सलाखों के पीछे भी बहुत सारे अच्छे इंसान भी छिपे हुए हैं। कुछ मिनट का साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐसा होता है कि उससे गलती हो गई हो, वह भी व्यक्ति सही है जो सलाखों के पीछे है, और इसीलिए कानून ने उसे भीतर किया है कि उसे वो एहसास हो कि मैंने गलती किया है। खैर, वो तो विषय से विषयांतर हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो कर्म करने के लिए मिला है यही आपका फल है। अदरवाइज आप ये कर्म नहीं कर रहे होते तो हो सकता है कोई बुरा कर्म कर रहे होते, जिस वजह से आप कहीं अच्छे जगह पर नहीं पहचान जाने के बजाय बुरे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। ये आपका व्यक्तित्व निर्माण होता है। ये गीता के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। सिलेक्शन ऑफ डिसीजन, सही निर्णय का चुनाव करना, बड़ा कठिन शब्द है।
निर्णय लेना, सही निर्णय लेना और सही निर्णय लेकर उस पर आगे बढ़ना, तीनों तीन स्तर। आप जब सही निर्णय, सही डिसीजन लेते हैं, आपके प्रिंसिपल ने आपको कहा कि आज आपके सहकर्मी शिक्षक नहीं आए हैं, सपोज दुर्गा पूजा है, वो अपने घर के पूजा के कार्यों में व्यस्त हैं, और आप अगर विद्यालय में हैं और आपने क्लास लिया, आप कहे यस हमारे प्रिंसिपल ने हमें जिम्मेदारी दी है तो मुझे ये काम करना है, हम क्लास कंडक्ट करेंगे, हम क्लास में जाएंगे, वो क्या है, आपका सही डिसीजन आपको एक सही व्यक्तित्व देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास करना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप जो टारगेट सेट करेंगे उसको अचीव करके उससे आगे जा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेस टू प्रॉब्लम, समस्याओं को स्वीकार करना और उस पर विजय प्राप्त करना, ये होनी चाहिए। हाउ टू केयर आवर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों का देखरेख करें, मतलब यह नहीं कि हम जिस रास्ते पर गए हमारा बच्चा भी उसी रास्ते पर जाए, नो, आप बच्चे को बच्चे के रास्ते पर जाने के लिए तैयार कीजिए। चूंकि किसी पौधे में पुराने पत्ते ही नए पत्ते को सिखाएं कि तुमको ऐसे फलना है, ऐसे बढ़ना है, क्या यह संभव है? पुराने पत्ते तो गिर जाते हैं, नए पत्ते अपने शर्तों पर बड़े होते हैं, नए शाखाएं अपने शर्तों पर आगे बढ़ते हैं। पुरानी शाखाएं अगर यहाँ तक पहुँचा, नए शाखा यहाँ से ब्रांच लेकर इधर भागता है और वो आगे बढ़ते चला जाता है। जिस प्रकार से एक पौधे में पुराने शाखा से नए शाखा निकलकर अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है, उसी प्रकार से एक संतान अपने पिता से, अपने माता से जन्म तो अवश्य लेता है, लेकिन उन्हें अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करने देना चाहिए। हर पिता की ये इच्छा होती है कि मैंने जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर मेरा संतान चले। क्योंकि मैंने इस रास्ते के कांटे, कंकर, पत्थर को मैंने देखा है और मैं उसे हटा दिया है, मेरा बेटा इस पर दौड़ेगा, वो स्मूथ दौड़ेगा। जबकि आपको विश्वास होनी चाहिए, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि यदि रास्ता एकदम सा स्मूथ हो तो उसे फिसलना तय है। चलने के लिए खुरदरे रास्ते की आवश्यकता होती है। तो ये व्यक्तित्व होता है, ये व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व निर्माण का आकार है, सांचा है। सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, आप सफल तभी होंगे जबकि आपकी योजना सही हो। हम यूजीसी नेट में क्रैक तब कर सकते हैं जबकि हम अपना योजना बना लें, हमें कितने घंटा पढ़ना है और कितने घंटा डिस्कशन करना है, लाइक दिस आप ये प्लानिंग करते हैं। मित्रों, मैं ये आपको पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो संवाद कहे हैं, उस संवाद के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण की मैं आपसे बात किया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अपडेट होते हैं। नेल्सन और मिलर 1995 में और जुकर में 1995 मिलकर के पर्सनालिटी के ऊपर ने जो परिभाषा दिया वो इस प्रकार से है कि इंडिविजुअल यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। व्यक्तित्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का यूनिकनेस होना अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। मैंने जो पहले चर्चा किया पी, परिस्थिति, परिवेश, प्रक्रिया। जैसी परिस्थिति, जैसा परिवेश, वैसा प्रक्रिया जब लिया जाए, वैसा प्रक्रिया जब किया जाए, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेल्सन, मिलर और जुकरमैन ने कहा। ठीक है, अब हम आते हैं फ्राइडमैन और स्टक 1995 में जो कहे हैं साइकोलॉजी, जो पर्सनालिटी के ऊपर, उनका ये कहना है साइकोलॉजिकल फोर्स दैट मेक पीपुल यूनिक। आप मां के सामने इसलिए रूठते हैं
कि वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ओह माँ के पास जाएंगे, माँ के पास रोएंगे, रूठेंगे तो माँ मुझे मनाएगी, और वही मनाएगी। दुनिया में मनाने वाला माँ से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए आदमी वहां जाकर को ऐसा होता है। और जब एज ए टीचर अपने आप को लाता है, वहां पर अरे अगर मैं नहीं पढ़ूंगा हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अरे मेरे बच्चे का सफलता कैसे होगा, तो ये वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर काम करता है। और तभी आप एक अच्छे टीचर कहला जाते हैं। कहते हैं देखो फलाने टीचर ये ऐसे हैं, ठीक है ना। तो एक साइकोलॉजिकल फोर्स काम करता है जो आदमी को यूनिक बनाता है। अब अकॉर्डिंग टू चरक, मैंने पहले कहा हिंदुस्तान में हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। तो चरक ने अपने चरक संहिता में भी पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। ये 2000 BC, बिफोर द चर्च, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने पर्सनालिटी को हिंदी में प्रकृति कहा है। 3 तरह से बांटा है, बात, पित्त, कफ। बात मतलब हवा, पित्त मतलब बाइल, कफ मतलब फ्लेग्मा। हम लोग डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। एल्बर्ट महोदय ने पर्सनालिटी को कहा है 1948 में कि पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विदिन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको-फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। अर्थात व्यक्तित्व जो है वो एक ऐसा विभिन्न बहुआयामी व्यवस्था है जो परिस्थिति के अनुसार ढलने में मदद करता है या ढाल देता है। और इसी को, इस पूरे तमाम जो व्यक्तित्व के ऊपर बातें हुई, चाहे वो गीता में कहा गया हो या अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने कहा, चूंकि श्री कृष्ण से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट हो ही नहीं सकते, तो मैं उनको भी साइकोलॉजिस्ट ही कहता हूं कि उन्होंने एक इमोशन के चादर में घिरे अर्जुन को इस प्रकार से तैयार कर दिया कि रण क्षेत्र में अपने भाई, अपने गुरु, अपने दादा, अपने सगे संबंधी को सबको काट दिए। उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण की एक एक बातें मैं समझता हूं व्यक्तित्व निर्माण का है। तो श्री कृष्ण जो कहे या एल्बर्ट ने कहा या चरक में संहिता में जो बातें हैं, उन सब का निचोड़ यही है जो मैंने लिखा है कि टोटल एंड ग्रॉस कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। किसी भी व्यक्ति का वह और कुल क्षमता जो किसी भी परिस्थिति में उसे समायोजित करता हो, वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। मित्रों, व्यक्तित्व के ऊपर ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर पॉज लेता है। अब इसका सीरीज जो हम लोग देखेंगे उसमें फर्स्ट सबसे पहला होगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड महोदय के अनुसार हम लोग पर्सनालिटी को देखेंगे। इस वीडियो को सुनकर समझकर आप लोगों को जैसा भी लगा कमेंट अवश्य करें। अगर कोई समस्या हो तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7488646592 पर कॉल कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं MRIGENDRA84@gmail.com पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।